हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जो नया छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। कुछ समास के उदाहरण यहाँ पर हैं, जैसे चरण कमल। इसका समास विग्रह है कमल के समान चरण। अब कमल के समान चरण को हम चरण कमल संक्षिप्तीकरण करके चरण कमल कर दिए। ये समासिक पद है चरण कमल। इसी प्रकार से है रसोई के लिए घर। इसका समासिक पद है रसोई घर। इसका समास विग्रह है रसोई के लिए घर। इसी प्रकार से समासिक पद घोड़सवार है। इसका समास विग्रह है घोड़े पर सवार। तो इस प्रकार से शब्दों को संक्षेप में करके उसका अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। अब हम देखेंगे समासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाता है। समासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाता है? जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कि समास विग्रह क्या है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। अब हम देखेंगे समास प्रारंभ करने से पहले कि समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या होती है। ये जानने के पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पूर्व पद और उत्तर पद को जान लेना कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, क्योंकि यह जाने बिना हम समास की परिभाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। जो समासिक पद होते हैं उसमें दो पद होते हैं। दो पदों से मिलकर के ही समासिक पद बनते हैं। तो समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब वो प्रधान नहीं होता है, अप्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। और इस समस्त पद के बीच से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण है राजपुत्र। विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर यह होता है राजा का पुत्र। तो इसमें से का विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया गया है और राजपुत्र हो गया है। तो राजपुत्र, इसमें पुत्र के बारे में कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुत्र प्रधान है, यानी उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान है, पूर्व पद जो है वो गौण है। तो इसमें राजपुत्र में उत्तर पद प्रधान है और विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए राजपुत्र तत्पुरुष समास है। एक बार फिर हम रिपीट करेंगे कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है, यानी वो प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है और बीच से विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अब दूसरा हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है और वही मुख्य होता है। पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब तो आप जानते हैं, जो अव्यय वह कहलाता है जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होते। वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अब हमें देखना है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद ही प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। जैसे यथासंभव, यथासंभव
यथा, तो यथा लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तनशील नहीं है। तो यथा संभव, इसमें यथा जो है मुख्य है और अव्यय भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। या भरपेट, भरपेट में भर अव्यय है और वही मुख्य है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अब हम तीसरा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, जो इसमें कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीले रंग का है, तो इसमें कमल विशेष्य है और नीला विशेषण है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है। तो जहाँ जिन शब्दों में विशेषण, जिन समासिक पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वे समासिक पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे पंचतंत्र, चौराहा, तो इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह बोधक होता है। जैसे पंचतंत्र, चौराहा यानी चार राहों का समूह, त्रिदेवियां, तीन देवियों का समूह। तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह बोधक होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो पूर्व पद होता है, अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, और इनका विग्रह करने पर, इन समासिक पदों का विग्रह करने पर और, अथवा, तथा या जुड़ जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, विग्रह करने पर हो गया माता और पिता। दाल रोटी, दाल तथा रोटी। घी शक्कर, घी या शक्कर। तो इस प्रकार से जो दोनों पद है, दोनों पद प्रधान है। दाल रोटी में दाल और रोटी दोनों प्रधान है। माता पिता, माता और पिता दोनों प्रधान है, और बीच में से और, अथवा, तथा जुड़ जा रहा है। तो ये द्वंद्व समास है। अब अगला हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान नहीं होते हैं, ये दोनों अप्रधान होते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, तो यहाँ पर दशानन कहते ही पता चल रहा है कि रावण की तरफ, दशानन का मतलब रावण, तो यहाँ तीसरा पद रावण प्रधान है, तो इसलिए दशानन क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें कि कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों का ही वो दिखाई देता है, दोनों का ही रूप दिखाई देता है, लेकिन तीसरा पद प्रधान होने के कारण उसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन में द्विगु समास का ये परिभाषा है। मैंने बताया अभी कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। दशानन में 10, ये पूर्व पद जो है संख्यावाची है, लेकिन दशानन चूंकि अन्य पद को संकेत कर रहा है, अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, अन्य पद इसमें प्रधान बता रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। संख्यावाची है, द्विगु समास का इसमें झलक दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य पद प्रधान होने के कारण यह द्विगु समास न होकर के बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से कर्मधारय समास, जैसे गजानन, हाथी जैसा मुंह है जिनका, लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, यहाँ पर पेट की विशेषता बताई जा रही है कि लंबा है, पेट लंबा है, तो यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है, लेकिन लंबोदर अन्य पद प्रधान है, ये लक्ष्यार्थ दिखा रहा है। अन्य पद प्रधान है, जैसे कि लंबोदर कहने से ही पता चल रहा है गणेश जी, तो इसलिए अन्य पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होकर के बहुब्रीहि समास होगा।
ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास है लंबोदर में, तो कर्मधारय समास की विशेषता भी बता रही है। या पीताम्बर है, पीताम्बर में कर्मधारय समास पीला है, अंबर जिनका, यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि जिस व्यक्ति का अंबर पीला है यानी वस्त्र पीला है, लेकिन यह अन्य पद प्रधान बता रहा है, विष्णु जी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो जहाँ ऑप्शन अगर बहुव्रीहि समास दे तो वहाँ पर आप बहुव्रीहि समास पे टिक लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास नहीं हो है, वहाँ पर आप कर्मधारय समास में लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर दशानन है और ऑप्शन में आपके बहुव्रीहि समास आता है तो आप बहुव्रीहि समास पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है, बस द्विगु समास है, तब उस सूरत में आप द्विगु समास पर टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।